हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियां इस पार्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पार्ट में क्या है। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री नागार्जुन जी, जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हिमालय की बेटियां, हिमालय और उसकी बेटियों के बारे में इस पार्ट में लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। अब इसमें जो है लेखक ने अब तक जो है हिमालय को वो बड़ी दूर से देख रहा था, गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। मतलब उनको दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय जो है अपने आप में शांत, गंभीर स्वभाव का और अपने आप में खोया हुआ सा जैसा इंसान होता है, ठीक ऐसे ही उसने हिमालय को बताया है। संभ्रांत महिला, संभ्रांत का मतलब ये होता है जो जैसे धनी, संपन्न, जो रिच लोग होते हैं। मतलब संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मतलब कि लेखक को ऐसा लगता था जैसे वो बहुत धनी, मतलब बहुत रिच परिवार से हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब इसमें जो है वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा, जो नदियां हैं, अभी इसमें नदियों की बात आएगी, गंगा, यमुना, सतलुज, जो भी जितनी भी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, उनको वो अपनी माँ, मौसी और नानी की गोद की तरह सुखद लगती थी। जैसे हम क्या करते हैं बचपन में, अपनी मामी, नानी, मौसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही इसमें जो है लेखक इसमें बता रहा है जो नदियां हैं, हिमालय से निकली हुई जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो अगर मतलब जैसे अपनी माँ, मौसी और मामी की गोद में जाके बैठ जाती हैं तो उनको भी सुखद अनुभव होता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में ही सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। यहाँ पर लेखक जो है इन नदियों को उनके अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से पता चलता है कि यही दुबली पतली, कमज़ोर सी दिखने वाली जो नदियां हैं वो मैदानों में जाकर कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जैसे छोटी छोटी नदियां हैं, जब ये समतल मैदानों में जाती हैं तो वहाँ पर ये कितना मतलब जो है बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जैसे समुद्र सा रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, लगातार हंसते जाना, अपने घर में जैसे हंसने खेलने वाली नदियाँ मैदानों में जाकर कितनी शांत और गंभीर हो जाती हैं। जैसे बच्चा अपने घर में स्वतंत्र होता है, खेलता है, खाता है, हंसता है, ठीक ऐसे ही ये छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं ये भी मैं समतल मैदानों में जाकर पता नहीं इनकी जो है शांत और गंभीर क्यों ये हो जाती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में क्या होता है, जिज्ञासाएं और आश्चर्यजनक प्रश्न भी उठते हैं मन में। मतलब इनकी जो इच्छा, जो इनकी लीलाएं हैं, इनको देखकर हमारे मन में विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न भी उठते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब इसने सेकंड स्टेंजे में बताया है कि लेखक इसमें बताता है कि पता नहीं इन नदियों को जो है ये कहाँ भागी जा रही हैं और ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन करता है। अपने इतने महान महान पिता, किसको बताया गया है इसमें, हिमालय को बताया गया है। अपने महान पिता का प्यार जो है
प्रेम पाकर भी, प्यार पाकर भी इनका हृदय जो है वो अतृप्त ही है, यानी कि ये संतुष्ट नहीं है। और ऐसा कौन होगा दुनिया में जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। बर्फ़ युक्त चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ियाँ, यही तो इनका घर है। किंतु खेलते खेलते चीड़ और देवदार के जंगलों में चले जाने पर इनके पिता हिमालय चिंतित होता होगा। मतलब इसमें बताया कि जैसे बच्चा खेलते खेलते कभी कभी दूर निकल जाता है तो माता पिता को चिंता होती है, ठीक ऐसे ही हिमालय को अपनी इन बेटियों की भी चिंता होती है जब ये बहते बहते कभी चीड़ और देवदार के घने जंगलों में चली जाती हैं। इन प्रश्नों का जवाब तो चुप रहने के अलावा चोटियों के पास भी नहीं है। मतलब कि ये जो सारे प्रश्न हम लोग इसमें कर रहे हैं तो इन सब का जवाब जो है, जो चोटियां हैं, बर्फ़ की चोटियां हैं, हिमालय की चोटियां हैं, उनके पास भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनका नाम सुनते ही और छोटी छोटी जो नदियां हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखा गया है रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, गंगा, सरयू, कोसी, गंडक आदि अन्य जो हैं हिमालय की बेटियां हैं। मतलब कि यहाँ पर ये सब जो हैं, जो नाम यहाँ पे लिए गए हैं, ये सब हिमालय की बेटियां हैं। पिघले हिमालय, जैसे यानी दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। इसका मतलब यह है कि पिघले हिमालय की एक एक बूंद दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती है, कि जब बर्फ पिघलती है तो ये दो महानदी के रूप में आगे बढ़ती है, परंतु और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है, यानी कि समुद्र का रूप धारण कर लेती है। इनका जो बाल रूप है वह बाल रूप जो है पहाड़ के वासियों के लिए भले ही आकर्षक ना हो। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। मतलब इसमें बताया गया है कि इनका बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले ही आकर्षक ना हो, यानी कि पहाड़ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भले ही वो रूप उनका आकर्षक ना हो, अच्छा ना हो, लेकिन लेखक को उनका जो रूप है वो अत्यंत मनोहर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तभी तो इसमें क्या बताया गया है कि हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ा गया है। हिमालय और समुद्र जो है उनमें यहाँ पर ससुर और दामाद का रिश्ता यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें नेक्स्ट है, कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब यहाँ बताया गया है कालिदास जी थे तो उनके यक्ष ने मेघदूत से वेतवा नदी का प्रतिदान देने को कहा था। इस कवि को नदी का सचेतक रूप पसंद था। ठीक है, तो जो व्यक्ति पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में अलग अलग रूप देखेगा, यानी कि जो व्यक्ति पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मतलब कि जो समतल जगह होती है, समान जगह होती है, उनको और घाटियों को अलग अलग रूप में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। और काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है, लोकमाता के रूप में वो देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी तो
लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इसमें लेखक ने क्या बताया है, लेखक इनके माँ बनने से पहले इनको बेटियों के रूप में देखना चाहता है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन्हें प्रेयसी की भावना से भी देखता है। प्रेयसी यानी कि जो प्रेमिका होती है, वह उन्हें ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखना पसंद करता है। एक दोपहर जब वह सतलुज के किनारे बैठकर जब वह अपने पाँव उस ठंडे पानी में डालता है तो वह तरोताज़ा हो जाता है, उसका तन और मन प्रसन्न हो जाता है और सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा में गीत गाने लगता है। यानी कि एक बार क्या होता है कि लेखक जो है बहुत उदास होता है, उसका मन बहुत बेचैन हो जाता है, तो वह क्या करता है कि सतलुज के किनारे जाकर बैठ जाता है, सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तो उस पानी जो है अपने पैर डाल लेता है और थोड़ी ही देर में क्या होता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसको लगता है कि यह वही संबंध है जिसके कारण जो है हम आज इस धरती पर हैं। मतलब उन्होंने लेखक ने यहाँ पर बहन का रिश्ता जो है नदियों से जोड़ने की बात की है। माँ की बेटियों का रूप तो है ही, लेकिन यहाँ पर नदियों का उन्होंने जो है बहन के रूप में भी उन्होंने इनको माना है। तो इस पाठ में हमने देखा कि जो हिमालय से निकलने वाली छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इनको माँ, बहन, बेटी के रूप में माना गया है, पूजा गया है और जो है यही सब कुछ जो है इस पाठ में बताया गया है।